आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 इतिहास का लेसन 1 फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे। इसमें पहला वर्ड है आपका फ्रांसीसी। फ्रांसीसी मतलब इसमें हम लोग फ्रांस देश के बारे में पढ़ेंगे। क्रांति मतलब होता है एक बदलाव। जैसे कि आप मान सकते हैं इस बार काफ़ी बदलाव हो रहा है कि पहले क्या होता था, सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करते थे 10 तक, उसके बाद 11-12 में जा करके जैक बोर्ड कर लेते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, आप अगर 9 में सीबीएसई बोर्ड चुनते हैं तो आपको 9 से 12 तक सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना पड़ेगा, या झारखंड बोर्ड लेते हैं तो झारखंड बोर्ड में ही पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार जो बदलाव होती है उसको क्रांति कहा जाता है। छोटे स्तर पर होता है तो उसको बदलाव कहते हैं, जब पूरे देश के बड़े व्यापक स्तर पर होता है तो उसे क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कब मानी जाती है, तो 14 जुलाई 1789 को क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। कहाँ पे? फ्रांस में 14 जुलाई 1789। सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। आतंक का माहौल मतलब कि वहाँ पर बहुत स्थिति बुरी हो गई थी। जो वहाँ के राजा थे, वहाँ के राजा का नाम उस टाइम लुई 16वां था। उसने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। यह अफवाह फैल गई थी कि राजा के जितने भी सैनिक हैं वे सभी लोगों के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द और औरत टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए। टाउन हॉल क्या है, तो शहर का मुख्य चौराहा को टाउन हॉल कहा गया है। यहाँ पे वे लोग एक जनसभा गठन करने का निर्णय लेते हैं और हथियारों की खोज में वे लोग क्या करते हैं, बास्तिल के किले और सरकारी भवन में प्रवेश कर जाते हैं। अब बास्तिल के किले की बात करें तो राजा की शक्ति का प्रतीक किला होता है, क्योंकि वो किला ही एक ऐसा जगह होता है जो राजा के पावर को दिखाता है। सभी लोग मिल करके राजा के मैन पावर बास्तिल के किला को तोड़ देते हैं, और वहाँ पर चूँकि उन लोगों को संभावना थी कि यहाँ पर बहुत बड़ा भारी संख्या में गोला और बारूद मिलेगा, और वहाँ के जितने भी कैदी थे उन कैदियों को छुड़ा लिया जाता है। हालांकि कैदी की संख्या मात्र 7 थी। और ये माना जाता था कि वो जो किला है राजा की निरंकुश शक्ति है। निरंकुश का मतलब बिना जिस पर किसी का अंकुश नहीं हो। जैसे कि मान लेते हैं हमको इसका चेहरा पसंद नहीं आ रहा है, हम चाहें तो 10 छड़ी मार दें, तो यह क्या हो गया, निरंकुश वाली स्थिति हो गई कि बिना कोई रीज़न का किसी को मार देना। अब उसके बाद क्या हुआ, जब वो किला पूरा का पूरा ढह गया तो उसके अवशेष को बाजार में बेच दिया गया, और इस ध्वंस को उन लोगों के पास बेचा गया जो इसको संजो करके रखना चाहते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कुछ लोग पुराने चीज़ों का संग्रह करते हैं। इस घटना के कई दिनों बाद तक पेरिस और देश के देहाती क्षेत्रों में काफ़ी संघर्ष भी हुए, और उस वक्त पारोटी का कीमत क्या हो रहा था, काफ़ी बढ़ते जा रहा था। तो बहुत सारे लोग जो थे पारोटी की महंगी कीमत का विरोध कर रहे थे। अभी भी अगर आप बम्बई की बात करें तो बम्बई में अधिकतर लोग दिन भर में बड़ा पाव खाकर गुजारा करते हैं। एक बड़ा पाव की कीमत 8 से 10 रुपया होता है, उतना ही खाकर वहाँ के लोग गुजारा करते हैं जो गरीब तबके के लोग होते हैं। तो पारोटी का कीमत बढ़ते जा रहा था जिसका लोग विरोध कर रहे थे। आखिर क्या हुआ, किस कारण से बाद में फ्रांस के सम्राट को फांसी दिया गया, इन सब बातों के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। अब आगे दिया हुआ आप देखिए 18वीं सदी के उत्तरार्ध में समाज, आखिर क्या समाज में बदलाव हो रहा था इसके बारे में जानेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे फ्रांसीसी समाज यानी फ्रांस का समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। पहला था पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग, और तीसरा था बड़े कर्मचारी। पादरी, कुलीन और बड़े व्यवसायी, किसान, कारीगर, ये सब वर्ग आते थे। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग मतलब सीधा सा भी बोले, जिस तरह हिंदू धर्म में पंडित का जो स्थान है या मुस्लिम धर्म में मौलवी का जो स्थान है, ईसाई धर्म में वही स्थान पादरी का है, तो उसको सबसे ऊपर रखा गया था, भगवान के तुल्य माना गया था उनको। उसके बाद द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे, मतलब राजा के यहाँ काम करने वाले कर्मचारी लोग। तो पहला वर्ग अगर इंग्लिश में बोले तो नोबेलिटी, क्लर्जी, और उसके बाद सामान्य वर्ग। लेकिन तीसरे स्टेट के लोग बाद में क्या होता है, जो बड़े व्यवसायी व्यापारी लोग होते हैं वे लोग अपनी स्थिति को काफ़ी सुदृढ़ कर लेते हैं अपना इनकम को बढ़ा करके, तो यही सब लोग क्रांति लाने का काम करते हैं। एक चीज़ अभी भी कहा जाता है कि क्रांति लाने का काम वही लोग करते हैं जिनको वास्तव में ज़रूरत होती है। बड़े लोगों को पैसे की कमी नहीं है तो वे क्रांति नहीं लाते, छोटे लोगों का औकात नहीं है तो वे क्रांति नहीं लाते। हमेशा क्रांति कौन लाता है, बदलाव कौन लाता है, तो मिडिल वर्ग लाता है, क्योंकि उन्हीं को इन सब चीज़ों से मतलब होता है। अब आगे है फ्रांस का राजा उस टाइम में कौन था, तो सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां जो है राजगद्दी पर बैठा था। उस समय उसकी उम्र मात्र 20 साल थी, और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंतोनेट से हुआ था, मेरी एंतोनेट से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बुर्बो राजवंश का राजा का नाम लुई 16वां, उसकी पत्नी का नाम मेरी एंतोनेट, राजा की उम्र 20 साल थी। जब उसका शादी हुआ राज्य
राजरोहन हुआ, मतलब राज तिलक हुआ, तो उसने देखा कि फ्रांस का जो राजकोष था, जहाँ पैसा रखा जाता था, वह बिल्कुल खाली था। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए महल में फिजूल खर्ची बहुत होती थी। फिजूल खर्ची मतलब जिसका ज़रूरत नहीं है, महारानी को बेकार का एगो हीरा का हार चाहिए तो देना पड़ेगा, तो ये सब शानो शौकत को बनाए रखने के लिए ज़रूरी था। इसके अलावा लुई 16वां, तो जैसा कि आप सभी जाने कि फिजूल खर्ची का बोझ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसके अलावा लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों के साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में भी काफ़ी सहायता दी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का खर्च चढ़ गया था। 10 अरब लिब्रे, अब एक वर्ड आता है लिब्रे किसे कहते हैं। जिस प्रकार भारत की मुद्रा रुपया है, बांग्लादेश की मुद्रा टाका है, और जापान की मुद्रा टोक्यो है, सॉरी जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा क्या है, कोई बताएंगे? नहीं, सोच करके बताइएगा, ये आपके लिए है। तो इसी प्रकार यहाँ पर फ्रांस की जो मुद्रा है वह लिब्रे है। जापान वाला आप लोग सर्च करके लिख दीजिएगा कमेंट पे, मुझे नहीं पता। अब आता है, तो यहाँ पर लिब्रे जो है यह किसकी मुद्रा है? ये फ्रांस की मुद्रा है। तो 10 अरब लिब्रे, नाम से स्पष्ट है 10 अरब तो बहुत बड़ा पैसा होता है, तो इतना कर्जा चढ़ा हुआ था। इसके अलावा इस पर 2 अरब लिब्रे और चढ़ गया, तो सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा कर्जा में इसका खर्चा जा रहा था। तो राजा तो कहीं खेती करने तो जाएगा नहीं, वो सारा क्या कर रहा था, टैक्स इम्पोज कर रहा था कि भाई जैसे मान लेते हैं पहले वो घड़ी के ऊपर 5% टैक्स लगाती थी, अब उस घड़ी के ऊपर वो 20% टैक्स लगा दी। इनकम बढ़ गया, तो भाई लेने वाला व्यक्ति सब तो गुस्सा आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा दाम ले रहे हैं हर चीज़ का। तो फलस्वरूप स्थिति काफ़ी बुरी हो गई थी। इसके अलावा उस टाइम में टैक्स भी सभी लोग नहीं देते थे, बल्कि जो तीसरे स्टेट के लोग थे सिर्फ वही लोग टैक्स दिया करते थे। पहले और दूसरे स्टेट के लोग, मतलब पादरी लोग और कुलीन लोग टैक्स भी नहीं दिया करते थे। इसके अलावा जो प्रथम 2 स्टेट के लोग थे उन लोगों को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त थे, जैसे टैक्स में छूट। इसके अलावा टैक्स भी 2 तरह का चलता था, एक टाइथ चलता था, एक टाइल चलता था। अब टाइथ और टाइल क्या है? टाइथ जो चर्च वसूल करता था उस कर को टाइथ बोला गया है, और टाइल किसको बोला जा रहा है? जो राज्य को अदा करना पड़ता था। जैसे सीधा सा वे बोले, हम अगर मंदिर जाते हैं तो अपने मन से 100 रुपया, 50 रुपया, 5 रुपया दान करते हैं, कोई मेरे ऊपर बाउंडेशन नहीं है। लेकिन वहाँ पर बाउंडेशन लगा हुआ था कि इतना रुपया आपका इनकम है तो इतना रुपया आपको देना पड़ेगा, अपना चर्च में चढ़ावा देना पड़ेगा। तो 2 तरह का टैक्स हो गया, एगो राजा के पास, एगो मंदिर में यानी चर्च में। तो इसके कारण स्थिति और ज़्यादा बुरी हो रही थी। इसके अलावा उस टाइम अप्रत्यक्ष कर भी लगाया जाता था। अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है? मतलब जो दिखता नहीं है, तंबाकू वगैरह पे लगाया जाता था। जैसे अगर हम लोग शराब खरीदते हैं, तंबाकू खरीदते हैं, तो उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा होता है। यही कारण है कि देखिएगा शराब वगैरह का दाम बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन और लिखा हुआ है, 2023 में भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख हो गई है। ठीक है, 2023 में भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख हो गई है अभी जनसंख्या, यानी जनसंख्या जो है बढ़ते जा रही है। थोड़ा सा कंट्रोल रहना चाहिए जनसंख्या के ऊपर, सरकार को इसको लेकर उपाय करनी चाहिए। अभी क्या है, भारत जो है पहले नंबर पर आ चुका है। अब यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया गया है जिसमें बताया जा रहा है कुलीन व्यक्ति हर चीज़ स्वीकार कर लेता है और गरीब उसको कितनों दे। अब आता है जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ते चली गई। 1715 में जो 2.3 करोड़ थी, बाद में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। उत्पादन जो है बढ़ते चला, उत्पादन तो उस अनुपात में बढ़ेगा नहीं जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है। फलस्वरूप क्या हुआ, बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई और जीविका संकट पैदा हो गया। अब जीविका संकट क्या है, तो ऐसा स्थिति जब लोगों के जीवित रहने के न्यूनतम संकट भी कठिनाई में पड़ जाए। सीधा सा भी हम बोलें, अगर आपके पास खाने के लिए भोजन ना हो, पीने के लिए पानी ना हो और रहने के लिए घर नहीं हो, तो उसी को जीविका संकट बोलेंगे। लेकिन अगर मेरे पास टीवी नहीं है, मोटर नहीं है, एसी नहीं है, कूलर नहीं है, तो उसको जीविका संकट नहीं बोलेंगे, वो तो लग्जरी आइटम है। अभी ये लोग घड़ी पहन के आए, मेरे पास घड़ी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भूखे मरते हैं। हाँ, ये बात और है, मेरे पास उससे बेसी पैसा नहीं है, नहीं तो हम खरीद लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है। अगर खराब फसल होती है, खराब फसल होगी तो क्या होगा, मार्केट में कम जाएगा अनाज, अनाज कम जाएगा तो अनाज का दाम बढ़ जाएगा, अनाज का दाम बढ़ जाएगा तो फिर लोगों का अधिकतर पैसा अनाज लेने में खर्च हो जाएगा, तो व्यापार कम से कम हो सकेंगे, स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, ये आप लोग जानते हैं। अब देखो, अब बदलाव कौन किया, मैंने अभी जस्ट कहा था बदलाव करने की काम हमेशा मध्यवर्ग करता है। तो 18वीं सदी के आरंभ में जो लोग व्यापार के जरिए अपना पैसा कमाए थे, वही लोग बदलाव लाने की बात की कि भाई देखो हम दूसरा देश गए थे घूमने के लिए, वो देश में इतना टैक्स नहीं लगता है, इतना ज़्यादा
बाउंडेशन नहीं है, तो वही लोग आकर के यहाँ सबसे पहले विरोध किए थे। और इसके अलावा कुछ लोग पढ़े लिख भी गए, तो उन लोग भी विरोध करने का अलग अलग तरीका ढूंढे। जैसे कि अगर जॉन लॉक, रूसो जैसे दार्शनिक थे जिन्होंने काफ़ी कुछ इस बारे में कहा। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने, अब देखिए किताब का नाम आता है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इस किताब में जो है ये बताया गया कि राजा के जो देविया और निरंकुश अधिकार है, किसने खंडित किया था? लॉक ने खंडित किया था। अब बोलेंगे देवीय और निरंकुश सिद्धांत क्या है? जैसे कि एक दिन एक बच्चा को हम पढ़ा रहे थे, उसको हम बिना कारण मार दिए, उसका गलती भी नहीं था, वो विरोध भी नहीं की। हम पूछे यार बाद में हमको जब खुद में खराब लगा, हमने यार तुमको बोलना चाहिए था ना। बोला नहीं सर, टीचर से कभी भी जुबान नहीं लड़ाना चाहिए। बात तो सही है भाई कि टीचर से नहीं लड़ाना, लेकिन अगर टीचर गलत है तो उनको भी रोकना चाहिए ना। तो वही चीज़ कहा जा रहा है, राजा के जो देवीय और निरंकुश सिद्धांत थे कि अगर राजा कुछ गलत करता है, अगर राजा कुछ गलत करता है तो उसका भी खंडन किया जाना चाहिए। किसने कहा? लॉक ने कहा। अब आता है रूसो ने भी एक अपना अनुबंध, सामाजिक अनुबंध पर आधारित रूसो ने सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का एक प्रस्ताव भी रखा था। मॉन्टेस्क्यू ने भी कार्यपालिका, इसने भी क्या कहा कि इसने भी एक निबंध लिखा था जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में इसने भी सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात की। लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, सरकार को 3 अंगों में बांटने की बात की कि एक तबका कानून बनाएगा, दूसरा तबका कानून लागू करवाएगा और तीसरा इन चीज़ों की देखरेख करेगा। ठीक है, जैसे कि हम बोले कानून बनाने का काम संविधान के अंतर्गत किया गया है, दूसरा उसको लागू करवाने का काम कौन करती है? पुलिस करती है, ऑर्डर देने का काम जज करता है। ठीक है, इस तरह का होना चाहिए। फिर जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेश राष्ट्रों को जब आज़ाद कर दिया गया तो वहाँ पर भी इसी मॉडल की सरकार बनी थी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी था। दार्शनिकों के विचार पर कॉफ़ी हाउस में और सैलून की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी। मतलब अधिकतर जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलते थे, बहस होती थी कि क्या क्या चीज़ होना चाहिए, सरकार को किस प्रकार काम करना चाहिए। इसी समय लुई 16वां द्वारा राज्य के खर्चे को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी बदलाव की बात इसमें की जा रही है। आगे बढ़ते हैं आप। क्रांति की शुरुआत, पिछले भाग में आप देख चुके हैं किन कारणों से लुई 16वां ने कर बढ़ाया था। तो आपने जैसा कि पढ़ा कि लुई 16वां ने कर बढ़ाने का पहले मुख्य रीजन था कि भाई महलों की शान शौकत बनाए रखने के लिए, दूसरा अपना कर्जा को दूर करने के लिए। तो कई सारे कारण थे। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से जो है कर नहीं लगा सकता था। अब क्या हुआ, काफ़ी बदलाव की बात की गई। स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। स्टेट जनरल की क्या होगी? बैठक बुलाई गई। अब उस बैठक में क्या हो रहा था, नई करों के प्रस्ताव के लिए पहले मंजूरी लेना पड़ता था। अगर स्टेट जनरल पूरा ये बात को मान लेता था कि ठीक है टैक्स बढ़ाना जरूरी है, तभी राजा टैक्स बढ़ा सकता था, अन्यथा टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। सीधा समय में ऐसे समझिए, मान लेते हैं अभी हम जो है आप लोगों से 300 रुपया फ़ी ले रहे हैं मंथली। अब क्या कर रहे हैं हम, 300 की जगह इस बार बोले कि नहीं, अब अगला महीना से तुम लोग का 450 रुपया या 350 रुपया फ़ी हो जाएगा। ठीक है, 50 रुपया हम बढ़ा देंगे। तो अगर मान लेते हैं हम अपने आप राजा हैं, मेरे अंदर कोई भी स्टेट जनरल नहीं बैठा है, तो हम अगले महीना से फीस 50 रुपया बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर स्टेट जनरल मेरे साथ है तो हमको पहले स्टेट जनरल से अनुमति लेना पड़ेगा, यानी तुम लोग सबसे अनुमति लेना पड़ेगा कि क्या करें, बढ़ाएं पैसा या नहीं बढ़ाएं। जैसा कि एक एग्जांपल आपको देते हैं, कंडीशन वाला बैच हम पढ़ा रहे थे, पहले हम पढ़ा रहे थे 500 रुपया मंथली पे। ठीक है, 4 को बच्चा एक दिन मेरे पास आया, बोला कि नहीं सर 500 रुपया महीना नहीं दे पाएंगे, बहुत महंगा हो जा रहा है, हम लोग का पूरा बैच बना दीजिए। तो हम बोले नहीं भाई 500 से तो कम में पढ़ाएंगे नहीं, 1-2 पढ़ता है। वो लोग बोला नहीं सर हम लोग पूरा रूमा फुल कर देंगे, लेकिन इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, 400 टका मंथली दे पाएंगे। तो हम भी बोले चलो ठीक है, तो वो लोग अपना पूरा बैच फुल कर दिया, तो 400 रुपया पे आना पड़ा। तो हम बोल सकते हैं कि वो लोग जिन बच्चों का बात हमको मानना पड़ा वो स्टेट जनरल है। ठीक है, तो राजा को भी अपना टैक्स को बढ़ाने या घटाने से पहले स्टेट जनरल से अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन आपको ये लड़का बोला कि नहीं सर हम 1 टका देंगे, फिर ही पढ़ेंगे, बोले छोड़ दो जाओगे। तो भाई स्टेट जनरल का बात रखना पड़ेगा कुछ, लेकिन राजा का भी बात को माना जाएगा। बात समझ में आ गई ना? आगे देखते हैं हम। अब आता है स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी
और इसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, प्रथम स्टेट के लोग भी, द्वितीय स्टेट के लोग भी और तृतीय स्टेट के भी लोग। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग मतलब राजा का आदमी सब, और तीसरा स्टेट में सामान्य जन। लेकिन सम्राट ही निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाएगी, मतलब मेन पावर किसके हाथ में था, राजा के हाथ में था। इसकी अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नई करों के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई कि भैया कितना टैक्स बढ़ाएं, हम कितना कर बढ़ाएं। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया और दूसरे स्टेट में इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे और तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उसके पीछे खड़े कर दिए गए। तुम सोच सकते हो रूम कितना बड़ा होगा। पहला स्टेट और दूसरा स्टेट 300 600 आदमी बैठ गया और तीसरा स्टेट का 600 आदमी उसका कुर्सियाँ पचुआम खड़ा रहा। ठीक है, इतना लोग खड़े कर दिए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। तीसरा स्टेट का कौन लोग वहाँ पर आया था, जो पैसा वाला था और जो पढ़ा लिखा लोग वर्ग था। कोई भी किसान, कोई भी औरत या कारीगर सभा के अंदर घुस नहीं सकता था। कितने लोग जमा हो रहे थे, 1200 लोग। तुम सोच सकते हो 1200 लोग अगर किसी रूम में जमा हो रहे हैं तो कितना बड़ा रूम होगा। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों और मांगों की सूची बनाई गई। किसका, महिलाओं लोग का भी। स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक वोट देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, लेकिन तीसरा वर्ग बोला कि नहीं, एगो वोट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एगो वोट अगर पड़ता तो होता क्या था कि पहला स्टेट दूसरा स्टेट जो पक्ष में रहेगा वही बात होगा ना। तीसरा स्टेट का तो एक ही वोट मिलता था, तो बोला नहीं, ऐसा वोटिंग नहीं होना चाहिए। वोटिंग होना चाहिए कि हम लोग अगर 1200 आदमी यहाँ बैठे हैं तो 1200 आदमी वोट देगा और जिसका वोट बेसी पड़ेगा जिस पक्ष में, वही वाला बात माना जाएगा। अब यह लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के लोग विरोध जताते हुए बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे और 20 जून को ये लोग इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। इंडोर टेनिस कोर्ट मतलब, हाँ, ये टेनिस मतलब टेनिस यहाँ पे खेला जाता है, उलझ मैदान। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया, नेशनल असेंबली। और शपथ लिया कि जब तक सम्राट की शक्ति को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं होगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिये ने किया। नेतृत्व किसने किया, मिराबियो और आबेसिये ने किया। मिराबियो का जन्म कौन था, ये कुलीन परिवार में हुआ था। मिराबियो जो है राजा का खानदान से आता था, लेकिन फिर भी वो मानता था कि आम जनता का भी बात को माना जाना चाहिए। अब कह रहा है उन्होंने समानती विशेषाधिकार को खत्म करने का बात किया। विशेषाधिकार मतलब क्या है कि सेनापति का बेटा है तो यही सेनापति बनेगा, वो मंत्री का बेटा है तो वही मंत्री बनेगा। ये नियम हट जाना चाहिए। जो जिस पद के योग्य है वही बना चाहिए, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि मंत्री होशियार था और बेटवा होशियार हो, एक नंबर का बकलोल निकल जाता, उसको मंत्री कैसे बना दोगे। चलिए ठीक है, आगे देखिए। आबेसिये कौन था, आबेसिये जो है मूलतः पादरी था। उसने तीसरा स्टेट क्या है इसके बारे में उसने एक पत्रिका लिखी थी। उसने इसके बारे में क्या लिखी है, पत्रिका लिखी। अब देखिए बगल में यहाँ पर कुछ कुछ डेट दिया हुआ है। जैसे पहला डेट दिया हुआ है, लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है कब, 1774 में। वह देखता है क्या है, सरकारी खजाना खाली हो गया है। अब प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। 1789 में 1789 में स्टेट जनरल का आह्वान होता है और तीसरा स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। इसके बाद आता है बास्तिल पर हमला होता है और देहात में किसानों का विद्रोह हो जाता है। 1791 में सम्राट की शक्ति पर अंकुश लगाया जाता है। हम पूछ देंगे बीच में, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपकी गलती है। 1792-93 में फ्रांस गणराज्य बनता है और सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। तो राजा को मारा कब गया, 1792-93 में। जैकोबिन गणराज्य का पतन हो जाता है और फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन। मैंने कहा कि जैकोबिन गणराज्य का पतन भी 1792-93 में हो जाता है और फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन हो जाता है। मतलब एक टाइप का बोले तो धीरे धीरे लोकतंत्र फ्रांस में आना शुरू होगा। लेकिन 1804 की बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बनता है। उसने अपना एक कोड बनाया था, नेपोलियन संहिता। और नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा व्यक्ति था जिस दिशा की ओर चला जाता था वो दिशा का पूरा राज्य उसका हो जाता था। इतना बड़ा तुम सोच सकते हो कि सेना नायक था, जिस दिशा की ओर चल गया वो दिशा उसका। लेकिन
लेकिन हुआ क्या, आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट जो हर जगह कब्जा करते जा रहा था, 1813 में आकर नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है। कब? 1813 में। कहाँ पे? लाइप्जिग नामक जगह पे। और 1815 में वह वाटरलू में पूरी तरह से पराजित हो जाता है नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन लगभग 13 से 15 साल तक नेपोलियन बोनापार्ट बहुत लंबा टाइम तक शासन करता है और कभी भी वो हारता नहीं है। और इसी कारण से नेपोलियन नाम ही दिया जाता है उन लोगों को जो लोग हमेशा जीतते जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मतलब वो भी जिधर जाता था उसी जगह राज्य को जीत लेता था। हाँ, समुद्रगुप्त आदमी का नाम है, एक राजा है थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त था, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके का ठंड था और ठंड के कारण फसल मारी जा चुकी थी। अब बता, फसल खराब हो जाएगा तो दाम बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। दाम बहुत बढ़ गया। पारोटी की कीमत आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। अब देखो, बेकरी का मालिक जो पारोटी बनाता था वो और पारोटी जमा कर रहा था, कहेगा कि और दाम बढ़ेगा तब बेचेंगे। अब बताओ, अगर और ज़्यादा स्टोर करते जाएगा तो दाम और ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, तो दाम जो है और ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। फलस्वरूप क्या हुआ, बेकरी की दुकान पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों ने की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया कि सारा दुकानें लूट लो। बहुत इससे बहुत होशियार बन रहा है। जैसे कोरोना के टाइम में आप लोग देखे थे, सौदा दुकानदार सब मार दाम बढ़ा रहा था। अब आ रहा है दूसरी तरफ, सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तानाबूद कर दिया। आप लोग शुरू में पढ़े थे ना, बास्तिल का किला पर हमला हुआ था और बास्तिल का किला को पूरा खत्म कर दिया था। 7 गो सिपाही कैदी था, उसको आज़ाद कर दिया था वहाँ का लोग। देहाती इलाकों में, गांव-गांव में यह अफवाह फैल गई थी, जागीर के मालिक, जागीर किसको बोलते हैं? राजा से नीचे जागीरदार होता है। सीधा सीधी वे में बोले ना तो आप ये समझ लीजिए, कोई भी जिला का जो बीडीओ होता है, बीडीओ को आप समझ सकते हैं जागीरदार, ठीक है। तो वो सब में अफवाह फैल गई थी कि वो सब मालिक लोग क्या किया है, भाड़ा पर लठेत और लुटेरों को बुला लिया है और वे पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय के आक्रमण से किसानों ने कुदाल और बेलचों से ग्रामीण किलों पर हमले कर दिए। जो गांव में छोटे छोटे किले बने थे, जो राजा के मेन आदमी सब थे, वो लोग पर हमला कर दिया। बोला ये लोग को मार करके लूट लो। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज को जला दिए। कुलीन लोग बड़ी संख्या में भाग गए। जो राजा के मेन आदमी सब थे, वो लोग डर के मारे भागने लगे कि आम जनता लोग हमको क्या करेगी, जान से मार देगी। बहुत ने पड़ोसी देश में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। लुई 16वां को भी अब डर लग गया कि ये लोग जनता लोग मिल करके कहीं हम ही ने मार दे, इसलिए इसका बात को मान लेना चाहिए। और यह भी मान लिया गया कि अब उसकी सत्ता पर अब संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। पादरी लोग को भी बोला कि अब तुम लोग को कोई स्पेशल स्टेट में नहीं बांटा जाएगा, सब लोग एक बराबर। कोई प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट नहीं होगा। हम सभी फ्रांस के रहने वाले हैं, फ्रांस के नागरिक हैं, ठीक है। और ये जो धार्मिक कर तुम लोग लेते हो हमसे, वो भी ख़त्म। हमको मन होगा तो चर्च में ले जाकर दान करेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति फ्रांस में आ गई। कितनी संपत्ति? हाँ ठीक है, करो 20 अरब लिब्रे। अब देखो, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब क्या हुआ, फ्रांस में संविधान के अनुसार राजा का शासन होने लगा। पहले किसका शासन था? राजा का पहले भी था, अभी भी है, लेकिन अब संविधान के अनुसार, मतलब नियम के अनुसार अब राजा भी जो मन सो, अगर इसका चेहरा पसंद नहीं आ रहा तो मार नहीं सकते, पूछना पड़ेगा आपको काहे मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, आपसे भी क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। तो नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, कि सम्राट का जो पावर है उसको कंट्रोल में करना है। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को 3 संस्थाओं में बांटा गया। कौन कौन था? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। यानी हिंदी में बोले तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नहीं पड़ी, मतलब संविधान के अनुसार क्या है, फ्रांस अब राजतंत्र है, मतलब राजा लोग भी अपना जबरदस्ती नहीं चलता सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि भाई 3 पार्ट है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो 3 पार्ट में बांटा गया। पहला बोले न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा विधायिका। न्यायपालिका में न्यायाधीश आते हैं, मतलब सभी लोग वोट दे करके, न्यायाधीश मतलब जो जज होता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। कार्यपालिका में कौन आते हैं, सम्राट, उसके नीचे मंत्री रहेगा। और विधायिका में क्या होगी, सभी लोग मिल करके एक नेशनल असेंबली को चुनेंगे और नेशनल असेंबली राजा को नियंत्रित करेगी और राजा मंत्री से भी नियंत्रित होगा और सभी लोगों को चुनेगा कौन, जनता चुनेगा। सक्रिय नागरिक किसको कहा गया, जिसके पास पैसा है उसको, और संपत्ति, पैसा भी होना चाहिए या पढ़ा लिखा होना चाहिए। और निष्क्रिय किसको बोला गया, जो पढ़ा लिखा नहीं है, पैसा वाला नहीं है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले पार्ट में। थैंक यू। हम लोग क्लास 9 का इतिहास का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे थे। फ्रांसीसी क्रांति में हम लोगों ने काफ़ी कुछ जाना कि इसकी शुरुआत जो है आपका 1789 में हुई थी, 14 जुलाई 1789 में। और इसमें अफवाह का काफ़ी ज़्यादा माहौल था, बहुत स्थिति बदली हुई थी। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ रहे थे आपका कि किस प्रकार हमारा समाज जो है, मतलब फ्रांसीसी समाज कितने भाग में बटा हुआ था, ये भी हम लोग देख लिए थे। फ्रांसीसी समाज मुख्यतः 3 स्टेट में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। इसके बाद अब हम लोग चल रहे हैं इसमें आगे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, 3 भाग में इसको बांटा गया था। कितने भाग में बांटा गया था, 3 भाग में, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। इसमें जो है तीनों पार्ट में बांट दिया गया। सम्राट जो है शक्तियों को नियंत्रित करने का काम करते थे और सम्राट की शक्तियों को मंत्री के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। ये सब चीज़ हम लोग देख चुके थे। इसके बाद क्या आता है, सक्रिय नागरिक में कौन कौन लोग आते हैं, तो मताधिकार प्राप्त लोग जो कि वोट प्राप्त करते हैं उसको कहा गया सक्रिय नागरिक। और निष्क्रिय नागरिक उनको कहा गया जो लोग वोट जो है नहीं दे सकते थे, उनको क्या कहा गया, निष्क्रिय नागरिक कहा गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सन 1791 की संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको दिया, तो कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को दे दिया, नेशनल असेंबली को। कब दिया गया था, तो 1791 में यह अधिकार दिया गया था। अब आता है उस वक्त नेशनल असेंबली जो थी आपका किस तरह के, 2 तरह का चुनाव होता है। एक चुनाव होता है अप्रत्यक्ष चुनाव, एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव किसको बोलते हैं, तो अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है जिसमें किसी को, जैसे कि हम लोग मुखिया का जो वोट पड़ता है, आप लोग जानते हैं हम लोग छिपा करके देते हैं, किसको वोट दिए पता नहीं, लास्ट में हम लोग बोल देते हैं जो जीता उसी को वोट दिए थे। लेकिन ऐसा तो नहीं है, सब आदमी उसी को वोट दिया था, बहुत कोई तो नहीं भी दिया होगा। तो वो हो गया आपका अप्रत्यक्ष चुनाव। अब प्रत्यक्ष चुनाव किसको बोलते हैं, अब अगर आपकी क्लास में अगर मॉनिटर का चुनाव होने वाला है तो ऐसी स्थिति में वो चुनाव कौन सा होगा, प्रत्यक्ष चुनाव होगा, ध्यान रखिएगा। अगला है, नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती थी और सर्वप्रथम नागरिकों का एक निर्वाचक समूह का चुनाव करती थी और यह पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनती थी। सभी नागरिकों को मतदान देने का अधिकार नहीं था। अभी जैसे नॉर्मली क्या है, 18 साल के लोग वोट डाल सकते हैं, लेकिन उस टाइम में ये नियम क्या था कि जिनका उम्र 25 साल है वे लोग वोट डाल सकते हैं। तो 25 साल से ऊपर वाले को यहाँ पर बोला गया है। और इसके अलावा सिर्फ 25 साल से ऊपर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, टैक्स देते थे राजा को, वही लोग वोट दे सकते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में व्यक्त किया गया था कि बाकी लोग जितने भी पुरुष और महिला हैं ये सब निष्क्रिय नागरिक है। निष्क्रिय नागरिक मतलब एक्टिव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। तो यानी कि कुछ लोग यहाँ पर वोट डाल सकते थे, कुछ लोग नहीं डाल सकते थे। जो टैक्स चुकाएंगे उनको वोट डालने का अधिकार है, जो टैक्स नहीं चुकाएंगे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, इसको जो है 1790 में ले बार्बिया द्वारा एक चित्र बनाया गया था, जिसमें ये दिखाया गया था कि मैं, ये जो है आपका डिक्लेरेशन दिखाया गया है कि ये आप देख सकते हैं, इसको विधि पट्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको विधि पट्ट भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। अब देखिए, इसका दिया हुआ है आदमी स्वतंत्र, इसमें कहा क्या क्या गया है,
आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और अधिकार उनका समान है। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य क्या है? आदमी के नैसर्गिक और आर्नीय अधिकारों को सुरक्षित रखना है। इसके अलावा ये अधिकार कौन कौन से माने गए हैं? तो बोला गया स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, शोषण का अधिकार, कई सारा चीज़ें। समग्र संप्रभुता का मतलब क्या है कि कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति नहीं मिली हो। तो ये सब कुछ कुछ नियम कानून दिए गए हैं, ये आप खुद से पढ़िएगा। इसके बाद ये बताया गया कि जीवन का अधिकार की अगर हम बात करें कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब व्यक्ति का स्वतंत्रता मतलब हम अपनी बातों को दूसरों के सामने रख सकते हैं, कानूनी रूप से हम लोग बराबर हैं। इन सब अधिकारों का ध्यान रखा गया। प्रत्येक को क्या क्या दिया गया? जन्मना अधिकार है, इसको कोई भी छीन नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब एक नाम आता है क्रांतिकारी पत्रकार जॉन पॉल मरा। इसने अपने अखबार लामी द पप्पल में, तो एक चीज़ याद रखिएगा, क्रांतिकारी पत्रकार का नाम क्या है? जॉन पॉल मरा। इसने अपने अखबार का नाम क्या है? लामी दी पप्पल में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर टिप्पणी की थी कि जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। तो भैया अमीर लोग ही टैक्स दे सकता है, गरीब लोग दे पाएगा? नहीं। और गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है। धनाढ़ लोग कानून को कैसे प्रभावित करेंगे, और ये कानून भी तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। और जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हस्र किसकी होगी? इन रईसजादों की होगी, अमीरों की होगी। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, इससे हर एक बार क्वेश्चन आया है। अभी नहीं, ज़िंदगी में जब तक पढ़िएगा तब तक इसको याद रखना है। क्या क्या चीज़ है? तो पहला आपका देखिए लिखा हुआ है टूटी हुई जंजीर। टूटी हुई जंजीर का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो दासों को बांधने के लिए टूटी हुई जंजीर का प्रयोग होता था। दासों को बांधने के लिए जंजीर का प्रयोग होता था। और ये टूटी हुई जंजीर बताती है कि वे लोग आज़ाद हो चुके हैं, जंजीर को तोड़ चुके हैं, मतलब वे लोग आज़ाद हो चुके हैं। अब आता है छड़ों का बर्छीदार गट्ठर। छड़ों का बर्छीदार गट्ठर का बताता है अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन समूह को नहीं तोड़ा जा सकता है। इसलिए एकता में ताकत होती है, हम लोगों को भी मिल करके रहना चाहिए। अब आता है त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख। तो कहा जा रहा है सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है और यह सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देगी। अगला देखिए राजदंड। अच्छा, आप लोग को शायद पता है या नहीं, अभी ये राजदंड बहुत चर्चा में रहा है। जो भारत का राजदंड है उसमें जो है हाथी का ऊपर में लगाया गया है। नरेंद्र मोदी को अभी हाल ही में मिला है वो चीज़। तो राजदंड क्या है? शाही सत्ता का प्रतीक। जैसे टीचर लोग छड़ी रखते हैं ना, राजा लोग पहले राजदंड रखते थे। अपनी पूछ मुंह में लिए सांप। पूछ मुंह में लिए सांप, इसका मतलब होता है अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, सब कोई समान है। अगर राजा का बेटा भी अगर गलती करेगा तो उसे भी दंड मिलेगा। अब आता है लाल फ्राइजेन टोपी। लाल फ्राइजेन टोपी कौन पहनते थे? तो जब दास लोग स्वतंत्र हो जाते थे, मतलब वे लोग जिसके यहाँ गुलामी कर रहे थे वहाँ से अगर स्वतंत्र हो गए तो उन्हें लाल फ्राइजेन टोपी वे लोग पहना करते थे। ठीक है, तो दासों के स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी को लाल फ्राइजेन टोपी बोलते हैं। नीला सफ़ेद लाल रंग फ्रांस के राष्ट्रीय रंग। फ्रांस के राष्ट्रीय रंग क्या है? नीला सफ़ेद लाल। अगर भारत का पूछेगा तो क्या है? भगवा कलर है, शुरू में देखते ही आप लोग, फिर वाइट है, फिर ग्रीन है, बीच में ब्लू कलर का चक्र होता है, ये सब आप जानते ही हैं। अब देखिए यहाँ पर एक लड़की दी गई है। इस लड़की का क्या है? डेनो वाली स्त्री लिखा गया है, मतलब कानून का मानवीय रूप। कानून का मानवीय रूप कि अगर गलती करोगे तो कानून इंसान के रूप में आएगा, तुम्हें पकड़ करके ले जाएगा। अब आता है विधिपट क्या है? कानून सबके लिए बराबर है, चाहे तुम राजा का बेटा हो चाहे भिखमंगा का बेटा हो, तुम्हारे साथ बराबर का ट्रीटमेंट किया जाएगा। शांति रखो। अगला है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना, राजतंत्र का उन्मूलन मतलब राजतंत्र हटा कैसे? आप लोग सभी जानते हैं लुई 16वां वहाँ शासन कर रहे थे, तो लुई 16वां वहाँ से हट गए। उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पर गणतांत्रिक शासन की बात की गई। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। तो आप लोग देख रहे हैं फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण बनी रही। और यद्यपि लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और परंतु पर्सा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। अब देखो क्या बोला जा रहा है, लुई 16वां ने क्या किया? संविधान पर हस्ताक्षर भी कर दिया था, लेकिन
तो लुई सोलवा ने क्या किया था, संविधान पर हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन फिर भी वो अपना पर्सा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। अब कह रहा फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देश के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने पर्सा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो ये लाइन आपको याद रखना पड़ेगा कि किसने युद्ध की घोषणा कर दी थी, तो पर्सा और ऑस्ट्रिया ने कर दी थी। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में ले लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रॉजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले था। अब देखो यहाँ पर एक नाम आता है, रॉजेट दी राइल ने एक गाना लिखा था या फिर गान लिखा था जिसका नाम क्या है, मार्सिले। अब ये मार्सिले क्या है, तो फ्रांस का राष्ट्रगान है। ये क्या है, फ्रांस का राष्ट्रगान है। और रही बात, आपको अगर इसको सुनना है तो यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर लीजिए फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है, मिल जाएगा आपको। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति और आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। अब देखो युद्ध होगा तो नॉर्मल सी बात है, खर्चा बहुत होगा, तो टेंशन भी बहुत आने लगा। पुरुषों के मोर्चों पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधे पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियाँ और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। अब जैकोबिन क्लब क्या है, जैकोबिन क्लब का नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ गया था। और यह क्या हुआ था, राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। किसका अड्डा बन गया था, कौन, जैकोबिन क्लब। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी, महिलाएं भी इसमें भाग ले रही थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। महिला लोग भी क्लब बनाती, जानते ही आप लोग, महिला लोग का किट्टी पार्टी भी सुने ही होंगे आप लोग। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इसमें कौन लोग आते थे, गरीब लोग आते थे, जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, छपाई करते थे, नौकरी करते थे, ये लोग वर्ग इसमें शामिल थे। अब जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने अच्छा हाँ, एक चीज़ और पूछ सकता है, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था। इसका नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, ये याद रख लीजिएगा, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। जैकोबिन क्लब के नेता का नाम मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, ठीक है। जैकोबिनों ने एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगार की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। अब गोदी कामगार क्या, देखो नॉर्मली एम्बुलेंस सबका ड्रेस होता है, आप लोग सभी जानते हैं, स्कूल वगैरह में चलता ही है। ठीक उसी तरह यहाँ पर नाम बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस से कुलीनों को अलग करने के लिए किया। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, ब्रीचेस। ब्रीचेस मतलब क्या होता है, घुटने तक पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहता है, घुटन्ना या ब्रीचेस कहा जाता है, से अलग करने के लिए कहा। अब ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति का ऐलान करने का ये तरीका था कि हम तुम्हारे अनुसार ड्रेस नहीं पहनेंगे। अब आता है कॉन्वेंट किसको कहा जाता है, तो धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत को कॉन्वेंट कहा जाता है, जो धार्मिक जीवन के लिए समर्पित हो। देखिए उस टाइम में क्या होता था, अभी भी आप लोग जानते हैं भारत माता की जय हम लोग बोलते हैं, मतलब भारत को स्त्री के रूप में दिखा रहे हैं, तो उस टाइम में भी ये सब चीज़ स्त्री के रूप में दिखाया जाता था। तो यहाँ पर देखिए एक नारी आकृति बनाई गई है, ये क्या है, स्वतंत्रता का प्रतीक है, ठीक है। हाँ ये आपका बनाया कौन है, बगल में देखिए नाम भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। किसी महिला कलाकार के द्वारा, नाम नहीं दिया गया है महिला कलाकार का। अब देखिए अब आता है जैकोबिनों को किस नाम से जाना गया, तो जैकोबिन को सौकुलांत के नाम से जाना गया। सौकुलांत मतलब क्या होता है, बिना घुटने वाले, मतलब बिना घुटने वाला ये लोग कपड़ा पहनता था, इसको क्या बोलते थे, ब्रीचेस, मतलब जो कि लंबा होता था, ठीक है। सौकुलांत पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे और महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। तो अगर पूछा जाए सौकुलांत कौन से रंग की टोपी पहनते थे, लाल रंग की। सन 1792 में गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव से नाराज पेरिसवासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। जैकोबिन ने क्या बोला कि 1792 में एक योजना बनाया कि जैकोबिन शहर को क्या करना होगा, हर चीज़ से
ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार महंगाई को कम किया जा सके, तो ये सब बात की चर्चा की गई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूरलेरिये के महल पर धावा बोल दिया और राजा के रक्षकों को मार डाला। कब? 1792 में, ध्यान रखिएगा। खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया कि भैया ये सबको उठाओ और उठा के कहाँ डाल दो? जेल में। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए और 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनकी संपत्ति हो या नहीं हो, को मतदान देने का अधिकार दे दिया गया। कितना साल? 21 साल। अब आता है नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। जो असेंबली थी उसका एक नया नाम क्या पड़ गया? कन्वेंशन। ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है। अब आता है 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजतंत्र का अंत कब हुआ? तो 21 सितंबर 1792 को। अब फ्रांस क्या हुआ? एक गणतंत्र घोषित हो गया। गणतंत्र मतलब जहाँ पे किसका शासन हो? राजा का नहीं बल्कि जनता का शासन हो। सरकार, हाँ बिल्कुल, सरकार दोनों में बोलेंगे। राजा मतलब हो गया आपका, राजा को भी बहुत कोई सरकार बोल देता है। राजा मतलब राजा का शासन, एक आदमी का, और गणराज्य मतलब सबका शासन, सभी लोगों का मिला जुला शासन। और तथा यह क्या होता है? वंशानुगत नहीं होता। वंशानुगत मतलब वंश के अनुसार नहीं चलता, मतलब जो फिर चुनाएगा वही राजा बनेगा। लुई 16वां को लास्ट में फांसी कब दी गई है? तो न्यायालय के द्वारा फांसी दे दी गई। और कितना तारीख को? 21 जनवरी 1793 को। अब जब वो मर गया तो नॉर्मल सा बात है, उसकी पत्नी को भी मार दिया गया उसी तरह। अब आता है देशद्रोह किसको बोलते हैं? तो देश या सरकार से विश्वासघात करना क्या कहलाता है? देशद्रोह कहलाता है। अब आता है आतंकराज। अब आता है आतंकराज। सन 1793 से 1794 को आतंक का युग कहा जाता है। आतंक मतलब स्थिति बहुत खराब हो गई। अब कहा जा रहा है रॉबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन, पादरी और अन्य राजनीतिक दल के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, सबको गिरफ्तार करके इसने जेल में डलवा दिया और उसको मुकदमा चलाया। और अगर न्यायालय उसको दोषी पाता था तो उसको गिलोटीन पर चढ़ाकर उसका सर कलम कर दिया जाता था। अब एक वर्ड आया गिलोटीन। गिलोटीन किसको बोलते हैं? तो गिलोटीन जो थी, दो खंभों के बीच लटकते हुए एक आरा की मशीन थी, जैसे कि आप समझ सकते हैं। और उसमें बीच में क्या होता था? आदमी को रख दिया गया और जैसे उसका सिर क्या होता था? धड़ से अलग कर दिया जाता था। और इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर पड़ा। तो एक चीज़ जान लो, ये तो आविष्कार बहुत अच्छा किया था, लेकिन इसका आविष्कार को अच्छा बोलेंगे क्या? नहीं। इस आरा का मशीन में लकड़ी नहीं चिराता था, आदमी चिरा जाता था। तो फलस्वरूप लोग इससे इतना गुस्साया, लास्ट में डॉक्टर गिलोटीन को भी पकड़ा, अब पकड़ के वही आरी का मशीन में डाल के चीर दिया। इसलिए कभी भी खराब चीज़ नहीं बनाना चाहिए धरती में, ठीक है। अब आता है रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी कि भैया मजदूरी कितना ले सकते हैं, कीमत कितना ले सकते हैं। गोश्त और पारोटी की राशनिंग कर दी। किसानों का अपना अनाज शहर में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य कर दिया गया कि इतना ही तुम ले सकते हो। इसके अलावा महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। रॉबेस्पियर क्या बोला? कोई भी आदमी चाहे कितना रईस बाप का बेटा काहे ने बढ़िया सफ़ेद आटा नहीं खाएगा, सब कोई बराबर आटा खाएगा, साबुत आटा खाएगा, ठीक है। और सभी नागरिकों के लिए इसने साबुत रोटी खाना अनिवार्य कर दिया। रॉबेस्पियर कुछ कुछ अच्छा भी काम किया, यहाँ तक कि बोलचाल की भाषा में भी उसने आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की। परंपरागत मॉन्स्यूर, महाशय और मदाम, महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों को इसने क्या बोला कि भाई सीतोयन और सीतोइन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा, ठीक है। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। चर्च किसको बोलते थे? जहाँ पे ईसाई लोग पूजा करने जाते हैं, ठीक है, उसको चर्च बोलते हैं। तो देखिए अधिकतर धर्म वाला केस हमेशा हर जगह रहा है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में हुआ था, दूसरी जगह भी हुआ है, देख सकते हैं आप। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया, उसके समर्थक भी त्राही करने लगे। बोले कि अरे भाई मेरे पास टका है, हम बढ़िया आटा खाएंगे, तुमको की दिक्कत है? बोला नहीं खा सकते हो, तुमको भी सबको बराबर ही रोटियाँ खाना पड़ेगा, कोई बेसी बढ़िया नहीं खाओगे। तो अंततः जुलाई 1944 में, ये बात मत कीजिए, जुलाई 1794 में उसे
न्यायालय के द्वारा दोषी ठहरा दिया गया और गिरफ्तार करके उसे क्या किया, गिलोटिन पर चढ़ा दिया। ठीक है, रॉबेस्पियर को कहाँ चढ़ा दिया, गिलोटिन पर। आगे देखते हैं अब देखिए बगल में यहाँ पर दिया हुआ है स्वतंत्रता क्या है, इसके दो परस्पर विरोधी विचार दिए गए। क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेसमोलिन्स ने सन 1793 में यह लिखा था और इसके कुछ ही दिनों के बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, आतंक राज का शासनकाल में कौन था, तो रॉबेस्पियर था। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है क्या है, स्वतंत्रता एक शिशु के समान है और इसे परिपक्व होने तक इसे अनुशासन की अवस्था से गुजरना पड़ता है। कुछ लोगों का अलग अलग था, यह पढ़िएगा खुद से। अच्छा, एक चीज़ आपको ये याद रखना पड़ेगा, 7 फरवरी 1794 को रॉबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया जो ला मॉनिटेर यूनिवर्सल अखबार में छपा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब पेज नंबर 17, अब यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़ा सा भवन बनाया गया है, इसके नीचे बहुत सारे लोग खड़े हैं और धीरे धीरे जैसे जाइएगा वैसे वैसे लोगों का कतारबंदी आपको दिखते जाएगा। ये क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। ये आपका है क्या, ये जो एक पिक्चर दिखाया गया है कि किस प्रकार गौरवमय गाथा इतिहास के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पर उत्सव का आयोजन किया गया था और इसमें प्राचीन यूनान और रोम की सभ्यताओं के प्रतीक का इस्तेमाल किया गया। मंडप के बीचों बीच पायों पर टिका हुआ क्लासिकल मंडप अस्थायी सामग्री का बना था जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता था। मतलब वही बांस उसका बना होगा, सीधा सा में बोले बांस का नहीं है, थोड़ा अच्छा सा डेकोरेट कर दिया है उसको, बनाइए अपना। अब आता है डायरेक्टरी शासन, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। आपको अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय, सी यू।